सुमन कवजन आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे चैनल द क्वेस्ट पर। आइए रुक करते हैं इस सप्ताह में चल रहे देश दुनिया की कुछ अहम खबरों पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों से। संयुक्त अरब अमीरात यूएई ने फ्रांस से लड़ाकू जेट खरीदने के सौदे को टाल दिया है, जिसका कारण टेलीग्राम के सीईओ की गिरफ्तारी बताई जा रही है। हाल ही में यूएई संयुक्त अरब अमीरात ने फ्रांस से लड़ाकू जेट खरीदने के समझौते को टाल दिया है। इस निर्णय के पीछे एक महत्वपूर्ण कारण टेलीग्राम के सीईओ की गिरफ्तारी बताई जा रही है। टेलीग्राम, जो कि एक लोकप्रिय मैसेजिंग ऐप है, उनके सीईओ की गिरफ्तारी ने वैश्विक स्तर पर चिंता बढ़ा दी है। इससे यह संकेत मिलता है कि डिजिटल सुरक्षा और डेटा प्राइवेसी जैसे मुद्दे अब अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर भी प्रभाव डालने लगे हैं। यूएई ने फ्रांस के साथ लड़ाकू विमानों के खरीदने के डील को निलंबित कर दिया है, जैसा कि ईरान की मिहर न्यूज एजेंसी द्वारा बताई जा रही है। यूएई और फ्रांसीसी एरोस्पेस कंपनी डसॉल्ट के बीच 80 राफेल लड़ाकू विमानों की आपूर्ति के लिए एक डील हो रही थी, जो अब खतरे में पड़ गई है। पोर्टल ने आगे उल्लेख किया कि दुरोव की गिरफ्तारी के कारण यूएई फ्रांस के साथ सैन्य तकनीकी सहयोग को पूरी तरह से रोकने पर विचार कर रहा है। यूएई ने पहले ही दुरोव तक कंसुलर पहुंच की मांग की है। मंगलवार तक उन पर कोई आरोप नहीं लगाया गया था। एसोसिएटेड प्रेस ने रिपोर्ट किया कि दुरोव को बुधवार तक हिरासत में रखा जा सकता है, जब कोई एक जज उन पर आरोप नहीं लगाएंगे या उन्हें रिहा करने का आदेश नहीं देंगे तब तक। इस स्थिति में यह स्पष्ट किया गया है कि तकनीकी और सुरक्षा मुद्दे अब सैन्य खरीदारी के निर्णय को प्रभावित कर रहे हैं, जो भविष्य में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में और भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। अब हम बात करेंगे यूनिवर्सिटी ऑफ साउथहैम्पटन की। गुरुग्राम में साउथहैम्पटन यूनिवर्सिटी का पहला विदेशी कैंपस। यूसीजी के नए नियमों के तहत भारत में विश्व स्तरीय शिक्षा की नई शुरुआत। भारत में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कदम के तहत यूनाइटेड किंगडम की प्रमुख शिक्षण संस्थान में से एक साउथहैम्पटन यूनिवर्सिटी हरियाणा के गुरुग्राम में अपना पहला विदेशी कैंपस स्थापित करने जा रही है। यह यूसीजी मतलब विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा लागू किए गए नियमों के तहत भारत में संचालित होने वाली पहली विदेशी विश्वविद्यालय होगी। यूसीजी ने हाल ही में विदेशी विश्वविद्यालयों को भारत में कैंपस स्थापित करने की अनुमति देने वाली विनियमों को लागू किया है। इस कदम का उद्देश्य भारतीय छात्रों को देश के भीतर वैश्विक शिक्षा का अनुभव प्रदान करते हुए उच्च शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ावा देना है। साउथहैम्पटन यूनिवर्सिटी का गुरुग्राम में कैंपस स्थापित करने का निर्णय इस नीतिगत परिवर्तन का प्रत्यक्ष प्रमाण है, जो भारत के शिक्षा क्षेत्र में एक नए युग की शुरुआत का संकेत देता है। गुरुग्राम कैंपस में स्नातक और स्नातकोत्तर कार्यक्रमों की एक श्रृंखला पेश की जाएगी, जिसमें इंजीनियरिंग, डेटा विज्ञान, व्यवसाय प्रबंधन और मानविकी जैसे उच्च मांग वाले विषय शामिल होंगे। पाठ्यक्रम को साउथहैम्पटन यूनिवर्सिटी के मानकों के अनुसार डिजाइन किया जाएगा, ताकि छात्रों को यूके में पढ़ रहे बच्चों के समान गुणवत्ता वाली शिक्षा मिल सके। इस विषय से उन छात्रों के लिए आकर्षक विकल्प बनने की उम्मीद है जो विश्व स्तरीय शिक्षा चाहते हैं, लेकिन भारत के भीतर अध्ययन करना पसंद करते हैं। यह कैंपस अंतर्राष्ट्रीय छात्रों को भी गुणवत्ता शिक्षा और सांस्कृतिक विविधता का अनुभव करने का अवसर प्रदान करेगा। साउथहैम्पटन यूनिवर्सिटी के अधिकारियों ने इस नए कदम के प्रति उत्साह व्यक्त करते हुए भारतीय शिक्षा प्रणाली में योगदान देने की प्रतिबद्धता जताई है। यह कैंपस 2025 तक पूरी तरह से चालू होने की उम्मीद है और 2024 में इसमें प्रवेश प्रक्रिया शुरू होने की संभावना है। इस पहल को भारत के शिक्षा क्षेत्र के लिए एक बड़ी प्रगति के रूप में देखा जा रहा है, जो भारतीय और विदेशी विश्वविद्यालयों के बीच और अधिक सहयोग को बढ़ावा दे सकता है। इसके साथ ही यह प्रवृत्ति मस्तिष्क पलायन ब्रेन ड्रेन को भी रोकने में मददगार साबित हो सकती है, क्योंकि अधिक छात्र विदेश जाने के बजाय भारत में ही उच्च शिक्षा प्राप्त करना पसंद कर सकते हैं। अब हम रुक करते हैं हमारे देश में चल रही कुछ अहम खबरों पर। पहली खबर हम आपको देते हैं बंगाल के कोलकाता की। कोलकाता में नर्स के साथ बलात्कार ने देश को झकझोरा। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और राष्ट्रपति मुर्मू ने कड़ी कार्रवाई की मांग की। कोलकाता में नर्स के साथ हुए सामूहिक बलात्कार का मामला हाल ही में चर्चा का विषय बना है। इस घटना ने न केवल पश्चिम बंगाल बल्कि पूरे देश में आक्रोश पैदा किया है। यह घटना तब हुई जब एक नर्स, जो कि एक अस्पताल में काम कर रही थी, उनका कुछ अज्ञात व्यक्तियों द्वारा अपहरण किया गया और उसके साथ बलात्कार किया गया।
यह घटना कोलकाता के एक क्षेत्र में हुई है जहां नर्स अपने घर लौट रही थी। इस घटना ने न केवल स्थानीय लोगों को बल्कि पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस घटना पर गंभीरता से प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार इस मामले की जांच में किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं बरतेगी। पुलिस को निर्देश दिया कि वे त्वरित कार्रवाई करें और अपराधियों को जल्द से जल्द पकड़ा जाए। उन्होंने पीड़िता को न्याय दिलाने का आश्वासन दिया और कहा कि राज्य सरकार ऐसे अपराधों के खिलाफ सख्त कदम उठाएगी। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी इस घटना पर अपनी चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि महिलाओं के खिलाफ हिंसा अस्वीकार्य है और इसे रोकने के लिए ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है। राष्ट्रपति मुर्मू ने सभी राज्यों से अपील की कि वे महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कड़े कानून लागू करें और समाज में जागरूकता बढ़ाएं। यह घटना न केवल एक गंभीर अपराध है बल्कि यह समाज के लिए एक चेतावनी भी है। महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। ममता बनर्जी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा की गई प्रतिक्रियाएं दर्शाती है कि यह मुद्दा कितना महत्वपूर्ण है और इसे हल करने के लिए सभी स्तरों पर प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। इस मामले में आगे की कार्रवाई और न्याय की प्रक्रिया पर सभी की नजरें टिकी हुई है। अब हम बात करते हैं बॉलीवुड की, मलयालम फिल्म इंडस्ट्री। मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में मी टू की गूंज। जस्टिस हेमा रिपोर्ट ने खोले शोषण के कई राज, शीर्ष अभिनेता और निर्देशक निशाने पर। हाल ही में मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में मी टू आंदोलन ने 2024 में सार्वजनिक की गई, जिसमें इंडस्ट्री में व्याप्त लैंगिक भेदभाव, उत्पीड़न और यौन शोषण की घटनाओं का खुलासा हुआ। रिपोर्ट में बताया गया कि इंडस्ट्री में महिलाओं के लिए बुनियादी सुविधाएं जैसे चेंजिंग रूम और शौचालय भी नहीं उपलब्ध कराए जाते थे। महिलाओं को शूटिंग के दौरान यौन शोषण का सामना करना पड़ता था और यदि वे विरोध करती थी तो उन्हें मानसिक उत्पीड़न का शिकार बनाया जाता था। इस रिपोर्ट के सार्वजनिक होने के बाद कई महिलाओं ने आगे आकर अपने अनुभव साझा किए। इनमें से एक अभिनेत्री ने अभिनेता सिद्दीकी पर बलात्कार का आरोप लगाया, जबकि एक अन्य ने निर्देशक रंजीत पर अनुचित व्यवहार का आरोप लगाया। इस आरोपों के बाद सिद्दीकी और रंजीत ने अपने अपने पदों से इस्तीफा दे दिया है। इसके अलावा अभिनेत्री मीनू मुनीर ने अभिनेता मुकेश, जयसूर्या और अन्य पर भी आरोप लगाए। इन घटनाओं ने मलयालम फिल्म इंडस्ट्री को हिलाकर रख दिया और सरकार ने इस मामले की जांच के लिए एक विशेष जांच कमेटी SIT का गठन किया। यह आंदोलन अब मलयालम फिल्म इंडस्ट्री के मी टू क्षण के रूप में देखा जा रहा है, जैसा कि 2017 में हॉलीवुड में देखा गया था। अगली खबर है 2010 की, जो अभी एक बार फिर से सुर्खियों में बनी हुई है। अरुंधति रॉय के खिलाफ देशद्रोह की चार्जशीट। 2010 के कश्मीर भाषण पर दिल्ली पुलिस का बड़ा कदम, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर नई बहस। अरुंधति रॉय के खिलाफ 2010 में दिए गए कथित भड़काऊ भाषणों को लेकर दिल्ली पुलिस द्वारा चार्जशीट दाखिल की गई है। यह मामला नवंबर 2010 का है, जब अरुंधति रॉय ने कश्मीर मुद्दों पर एक सम्मेलन में विवादास्पद बयान दिया था। उनके इस बयान के बाद देश भर में तीखी प्रतिक्रियाएं आई और उनके खिलाफ देशद्रोह का आरोप लगाया गया। नवंबर 2010 में अरुंधति रॉय ने दिल्ली में आयोजित एक सम्मेलन में हिस्सा लिया, जिसका विषय था आजादी द ओनली वे। इस आंदोलन में कश्मीर की आजादी और स्वायत्तता के मुद्दों पर चर्चा की गई थी। अरुंधति रॉय के भाषण को भड़काऊ और देश विरोधी बताया गया, जिसमें उन्होंने कथित तौर पर कश्मीर की आजादी का समर्थन किया। उनके इस बयान के बाद देश भर में आलोचना और विरोध प्रदर्शन हुए। कुछ लोगों ने उनके भाषण को देशद्रोही करार दिया और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की। अरुंधति रॉय के खिलाफ कई शिकायतें दर्ज की, जिसमें उन पर देशद्रोह और लोगों को भड़काने का आरोप लगाया गया। हालांकि उस समय की स्थिति में उनके खिलाफ कोई ठोस कानूनी कार्रवाई नहीं की गई थी। अगस्त 2024 में दिल्ली पुलिस ने आखिरकार अरुंधति रॉय के खिलाफ चार्जशीट दाखिल। चार्जशीट में उन पर भारतीय दंड संहिता की धारा 153A, जिसमें धर्म, नस्ल, जन्म स्थान, भाषा आदि के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना, 153B, जिसमें राष्ट्रीय एकता के खिलाफ भाषण देना, और 505, जिसमें सार्वजनिक शांति के खिलाफ बयान देना के तहत आरोप लगाए गए हैं। पुलिस का कहना है कि रॉय के भाषण ने समाज में विभाजन और अशांति फैलाने का प्रयास किया था। अब यह मामला अदालत में है और अरुंधति रॉय को इस मामले में अपना पक्ष रखना होगा। यह मामला एक संवेदनशील मुद्दा है और इसके परिणाम स्वरूप देश में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और राष्ट्रीय सुरक्षा के बीच संतुलन को लेकर बहस छिड़ सकती है। अरुंधति रॉय, जो कि एक प्रसिद्ध लेखिका और कार्यकर्ता हैं, उन्होंने इस मामले को लेकर अपनी प्रतिक्रिया भी दी है। उन्होंने हमेशा से ही अपनी बातों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के तहत बताया है और इस चार्जशीट को राजनीति से प्रेरित बताया है।
अब हम बात करेंगे दिल्ली एक्साइज पॉलिसी में हुए घोटाले की जांच के बारे में। बीआरएस नेता कविता को दिल्ली एक्साइज घोटाले में मिली जमानत, भ्रष्टाचार के आरोपों के बीच राहत की सांस। बीआरएस भारतीय राष्ट्रीय समिति की नेता कविता को दिल्ली की एक्साइज पॉलिसी घोटाले में जमानत मिल गई। यह मामला दिल्ली की नई एक्साइज पॉलिसी से संबंधित है, जिसमें भ्रष्टाचार और अनियमितताओं के आरोप लगे हैं। दिल्ली सरकार 2021 में नई एक्साइज पॉलिसी लागू की थी, जिसमें शराब की बिक्री और वितरण के नियमों में बदलाव किए गए थे। आरोप है कि इस पॉलिसी में भ्रष्टाचार और अनियमितताएं हुई है, जिसके बाद केंद्रीय एजेंसियां ने जांच शुरू कर दी है। कविता, जो कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव की बेटी हैं और बीआरएस पार्टी की सक्रिय नेता हैं, उन पर आरोप है कि उन्होंने इस पॉलिसी में अनियमितताओं और भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने में भूमिका निभाई है। इस मामले की जांच केंद्रीय जांच एजेंसियों द्वारा किया जा रहा है, जिसमें ईडी और सीबीआई शामिल हैं। कविता को पहले इस मामले में पूछताछ के लिए बुलाया गया था, बाद में गिरफ्तार किया गया। अदालत ने कविता को जमानत देते हुए यह कहा है कि उनके खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं है जो उन्हें जमानत मिलने से रोक सके। जमानत की शर्तों के तहत उन्हें अदालत में पेश होना होगा और जांच में सहयोग करना होगा। जमानत मिलने के बाद कविता ने कहा कि वह पूरी तरह से निर्दोष हैं और इस मामले को लेकर राजनीतिक षड्यंत्र का शिकार है। उन्होंने अपने समर्थकों का धन्यवाद किया, कहा है कि वह न्याय की प्रक्रिया में पूरी तरह से सहयोग करेंगी। इस जमानत के साथ ही कविता को इस मामले में राहत मिली है, लेकिन मामले की पूरी जांच और कानूनी प्रक्रिया अब भी जारी रहेगी। अब हम आपको जानकारी देंगे एक शोध के बारे में जो आपको चौंका देगा। मानव वाई क्रोमोसोम पर संकट, वैज्ञानिकों का दावा है कि लाखों सालों में हो सकता है पूरी तरह से गायब। हाल ही में किए गए एक अध्ययन में यह दावा किया गया है कि XY क्रोमोसोम, जो मानव शरीर में पुरुष लिंग निर्धारण के लिए जिम्मेदार है, धीरे धीरे कम हो रहे हैं। इस अध्ययन के अनुसार समय के साथ Y क्रोमोसोम सिकुड़ रहे हैं और कुछ वैज्ञानिक यह भी मान रहे हैं कि यह पूरी तरह से गायब हो सकते हैं। Y क्रोमोसोम में अन्य क्रोमोसोमों की तुलना में बहुत कम जीन होते हैं। X क्रोमोसोम में लगभग 1000 जीन बचे हैं, जबकि Y क्रोमोसोम में केवल 55 जीन बचे हैं। शोधकर्ताओं का मानना है कि लाखों वर्ष पहले Y क्रोमोसोम में भी लगभग 1400 जीन थे, लेकिन समय के साथ इनमें कमी आई है। यह प्रक्रिया जीन के क्षरण के कारण हुई है, जिससे Y क्रोमोसोम सिकुड़ता है। कुछ वैज्ञानिकों का अनुमान है कि Y क्रोमोसोम आने वाले 4.6 मिलियन वर्षों में पूरी तरह से गायब हो सकता है, लेकिन यह एक लंबी अवधि है। कुछ जीवों में Y क्रोमोसोम पहले ही गायब हो चुका है। उदाहरण के लिए कुछ कृंतकों जैसे चूहा में Y क्रोमोसोम पूरी तरह से गायब हो चुका है और उनके लिंग निर्धारण के लिए अन्य जीन जिम्मेदार हो गए हैं। Y क्रोमोसोम के गायब होने का मतलब यह नहीं है कि पुरुष पूरी तरह से गायब हो जाएंगे। वैज्ञानिक मानते हैं कि यदि Y क्रोमोसोम गायब हो भी जाता है तो मानव शरीर के विकास में कोई अन्य तंत्र लिंग निर्धारण के लिए उभर सकता है। इस अध्ययन ने विज्ञान और जैविक विकास के क्षेत्र में एक नई बहस को जन्म दे दिया है। हालांकि Y क्रोमोसोम के गायब होने की संभावना समय के साथ धीरे धीरे बढ़ रही है, लेकिन अभी यह स्पष्ट नहीं है कि इसका मानव समाज और विकास पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इस विषय पर अधिक शोध और अध्ययन की आवश्यकता है ताकि हम इस प्रक्रिया को बेहतर ढंग से समझ सकें। कंगना रनौत के विवादास्पद बयान पर बीजेपी और चिराग पासवान की तीखी प्रतिक्रिया। कंगना रनौत ने हाल ही में एक विवादास्पद बयान दिया है, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी और अन्य नेताओं ने अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं। कंगना रनौत ने अपने बयान में कुछ संवेदनशील मुद्दों पर टिप्पणी की, जिसने कई लोगों को नाराज कर दिया। उनके बयान को लेकर सोशल मीडिया और अन्य मंचों पर काफी चर्चा हुई। बीजेपी ने कंगना के बयान की आलोचना की है और जनता से आग्रह किया है कि उन्हें कंगना की बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। पार्टी ने कहा है कि कंगना का बयान उनकी व्यक्तिगत राय है और इसे पार्टी की आधिकारिक स्थिति या नीतियों के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। लोक जनशक्ति पार्टी LJP के अध्यक्ष चिराग पासवान ने भी कंगना के बयान पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि कंगना के बयान से केवल विवाद बढ़ेगा और उन्होंने सुझाव दिया कि ऐसे बयानों को गंभीरता से लेने के बजाय संवाद और समझदारी के माध्यम से समस्याओं का समाधान करना चाहिए। इस तरह कंगना के बयान ने विभिन्न राजनीतिक और सामाजिक प्रतिक्रियाओं को जन्म दिया है और यह स्पष्ट है कि इस मुद्दे पर कई दृष्टिकोण हैं। अब हम रुक करते हैं खेल से जुड़े कुछ समाचार के बारे में। जय शाह बने ICC के मुख्य सचिव। टेस्ट क्रिकेट के संरक्षण का लिया संकल्प, भारत के प्रभाव को मिलेगी नई ऊंचाई।
जय शाह, जो वर्तमान में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई के सचिव हैं, उनको अंतर्राष्ट्रीय खेल परिषद आईसीसी का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। जय शाह की इस नियुक्ति को भारतीय क्रिकेट के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि के रूप में देखा जा रहा है। जय शाह भारतीय गृह मंत्री अमित शाह के बेटे हैं और उन्होंने भारतीय क्रिकेट में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उन्होंने बीसीसीआई के सचिव के रूप में कई नई नीतियों और सुधारों को लागू किया है, जो भारतीय क्रिकेट को एक नई दिशा देने में मददगार साबित हुआ है। अपनी नियुक्ति के बाद जय शाह ने टेस्ट क्रिकेट के महत्व पर जोर देते हुए एक मजबूत बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि टेस्ट क्रिकेट क्रिकेट की आत्मा है और इसे संरक्षित करना अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने यह भी बताया कि आईसीसी के नए मुख्य सचिव के रूप में वह टेस्ट क्रिकेट को और अधिक लोकप्रिय बनाने और इसकी वैश्विक पहुंच को बढ़ाने के लिए काम करेंगे। जय शाह की इस नियुक्ति के साथ आईसीसी में भारत का प्रभाव और भी बढ़ सकता है। उनकी नेतृत्व क्षमता और क्रिकेट प्रशासन में अभिनव को देखते हुए यह उम्मीद की जा रही है कि वह आईसीसी के नए मुख्य सचिव के रूप में संगठन को और अधिक प्रभावी बनाएंगे और क्रिकेट के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। इस नियुक्ति से न केवल भारत बल्कि पूरे क्रिकेट जगत में जय शाह की प्रतिष्ठा और भी बढ़ जाए। उनके इस पद पर आने से भारतीय क्रिकेट के हितों का और भी बेहतर तरीके से प्रतिनिधित्व किया जा सकेगा। अब हम बात करेंगे पैरालंपिक की। अवनी लेखरा ने 2024 पैरालंपिक में 10 मीटर एयर राइफल इवेंट में स्वर्ण पदक जीतकर भारत के लिए नया रिकॉर्ड बनाया। भारतीय खेलों में नया अध्याय शुरू किया। भारतीय शूटर अवनी लेखरा ने 2024 पैरालंपिक खेलों में शूटिंग के 10 मीटर एयर राइफल SH1 इवेंट में स्वर्ण पदक जीतकर भारतीय खेल इतिहास में नया अध्याय जोड़ा है। इस जीत के साथ उन्होंने एक नया पैरालंपिक रिकॉर्ड भी बनाया है, जो उनकी कड़ी मेहनत और समर्पण की कहानी को दर्शाता है। अवनी लेखरा ने फाइनल में शानदार प्रदर्शन करते हुए 251 अंक प्राप्त किए। उनकी इस अद्वितीय और प्रभावशाली जीत ने उन्हें पैरालंपिक खेलों के इतिहास में सर्वश्रेष्ठ शूटरों में स्थान दिलाया। लेखरा ने फाइनल के शुरुआती दौर से ही अपना उत्कृष्टता का परिचय दिया है और उनकी लगातार सटीकता और आत्मविश्वास ने उन्हें शीर्ष पर पहुंचाया है। प्रारंभिक दौर में अवनी ने कुल मिलाकर अपने शानदार शूटिंग कौशल का प्रदर्शन किया और फाइनल में पहुंचने के लिए आवश्यक स्कोर प्राप्त किए। फाइनल में उन्होंने लगातार उच्च स्कोर बनाए रखा और अंततः स्वर्ण पदक के साथ खेलों का समापन किया। उनके इस अद्भुत प्रदर्शन ने उन्हें, उनके परिवार वालों और पूरे देशवासियों को गौरवान्वित किया है। अवनी लेखरा की इस ऐतिहासिक जीत के बाद भारत के खेल प्रेमियों, नेताओं और खेल विशेषज्ञों ने उन्हें बधाई दी। खेल मंत्री और अन्य प्रमुख हस्तियों ने उनकी सफलता को सराहा और उनकी कड़ी मेहनत और समर्पण की प्रशंसा की। उनकी इस उपलब्धि ने भारतीय पैरालंपिक खेलों की छवि को और भी मजबूत किया और एक नई प्रेरणा का स्रोत बनी। अवनी लेखरा की जीत ने साबित कर दिया है कि कठिन परिश्रम और दृढ़ संकल्प से कोई भी लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। उनकी सफलता ने कई युवा खिलाड़ियों को प्रेरित किया है और यह दर्शाया है कि शारीरिक चुनौतियों के बावजूद उत्कृष्टता की ओर कैसे बढ़ा जा सकता है। अवनी लेखरा की इस ऐतिहासिक जीत ने भारतीय खेलों में एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। उनकी सफलता ने न केवल भारतीय पैरालंपिक टीम की क्षमता को उजागर किया, बल्कि पूरे देश को एक नई प्रेरणा दी है। इस तरह अवनी लेखरा ने अपने शानदार प्रदर्शन और स्वर्ण पदक जीत के साथ भारतीय खेलों में अपने एक नए युग की शुरुआत की है। द क्वेस्ट में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। आप हमारे चैनल पर हमारे साथ न्यूज अपडेट्स तथा अन्य सभी जानकारियों के लिए बने रहें। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।